दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। देश में एक बार फिर चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है, क्योंकि इस साल देश के 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। तो कब और किस राज्य में होंगे विधानसभा चुनाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही तीनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। तीनों राज्यों में 2 मार्च को मतगणना कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, त्रिपुरा चुनाव के लिए अधिसूचना 21 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। 2 फरवरी तक नाम वापस लिया जा सकेगा। वहीं मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। दोनों राज्यों में नामांकन की आखिरी तारीख 7 फरवरी है। मेघालय और नागालैंड में नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। तीनों राज्यों में वोटरों की बात करें तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में कुल 62.8 लाख मतदाता हैं। इसमें से 31.47 लाख महिला वोटर हैं। साथ ही राज्य में 97,000 वोटरों की उम्र 80 साल से अधिक है। इसके अलावा 31,700 दिव्यांग वोटर हैं। तीनों राज्यों में मतदान में पहली बार हिस्सा लेने वालों की संख्या 1,76,000 है। आपको बता दें कि नागालैंड में विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च, मेघालय में 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को पूरा हो रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साफ है, 3 राज्यों का चुनाव समाप्त होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। देश में अगले महीने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होगा और नतीजे 2 मार्च को आएंगे। चुनावों के चलते सभी दलों ने अपनी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। वैसे तैयारी तो कांग्रेस भी कर रही है यात्रा के जोरदार समापन की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आज हिमाचल में प्रवेश कर चुकी है, जहां यात्रा का जबरदस्त स्वागत हुआ और अब जल्द ही यात्रा घाटी में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी की अगुवाई में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा ने आज 124वें दिन का सफर पूरा कर लिया। हिमाचल में अपनी एक दिन की यात्रा में राहुल गांधी 24 किलोमीटर पैदल चले। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मानसर में प्रवेश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्यों और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर आज राहुल ने कांगड़ा जिले के इंदौरा के मलोट में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने हिमाचल में यात्रा को मिले सम्मान और स्वागत के लिए लोगों का दिल से धन्यवाद दिया और एक बार फिर राहुल ने बताया कि ये यात्रा उन्होंने क्यों शुरू की। राहुल ने कहा कि देश में फैली नफरत को खत्म करने के मकसद से ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में भाई को भाई से, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाया जा रहा है। कभी जाति के नाम पर तो कभी भाषा के नाम पर देश में टकराव को बढ़ाया जा रहा है। इसी के खात्मे के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलनी थी, लेकिन हिमाचल वासियों के प्यार और सम्मान की वजह से यात्रा के रूट में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को पूरे देश में भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है और उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिला है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच रही है। ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में पूरी होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने के संकल्प के साथ निकाली जा रही है और कांग्रेस की इस यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। वैसे आज विपक्ष जुड़ता हुआ नजर आया, वो भी तेलंगाना में। केसीआर की रैली में आज एक ही मंच पर कई विपक्षी दल एक साथ नजर आए। तो कौन कौन हुआ रैली में शामिल, आइए देखते हैं रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कोशिश तेज हो गई है। मोदी सरकार को एकजुट होकर चुनौती देने का प्रयास तेज हो गया है। श्रीनगर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 21 दलों को शामिल होने का न्योता दिया, तो तेलंगाना में आज विपक्ष एक मंच पर दिखाई दिया। मौका भारत राष्ट्र समिति की रैली का था, जिसके सहारे के चंद्रशेखर राव ने इस साल होने वाले चुनाव के लिए अपनी ताकत भी दिखाई। रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नेता डी राजा शामिल हुए। रैली में तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि देश में क्या हो रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। ये इस देश के
लोगों की संपत्ति है, जिसे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जिसे विश्व बैंक, अमेरिका या किसी अन्य विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी विकसित देश से कम नहीं है, लेकिन हमें धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मेक इन इंडिया पहल विफल रही है। केंद्र सरकार को हमारी सरकार की योजनाओं को देखना चाहिए। रायतू बंधु जैसी कल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। किसानों की खुशहाली के लिए देश में तेलंगाना का मॉडल लागू होना चाहिए। रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे गवर्नर मुख्यमंत्रियों को तंग कर रहे हैं। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी तंग कर रहे हैं। पीएम मोदी को बेरोजगारी या वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की परवाह नहीं है। उन्हें केवल राज्यों में गैर बीजेपी सरकारों को गिराने की परवाह है। केरल के सीएम पी विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार सभी देशी भाषाओं को दरकिनार कर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश कर रही है। अपनी मातृभाषाओं की जगह हिंदी थोपने से देश की अखंडता प्रभावित होगी। इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं 400 दिन बचे हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे तो समझ लो ये सरकार वो रुकने वाली नहीं है। अब 399 दिन बचे हैं, इससे आगे वो एक दिन भी नहीं टिकेंगे। साफ है, विपक्षी मोर्चे ने बीजेपी की केंद्र सरकार में खलबली जरूर मचा दी है। 2024 के लिए सभी दलों ने अभी से तैयारियों को तेज कर दिया है। इन तैयारियों को देखते हुए सत्ताधारी बीजेपी अब दबाव में आ गई है। लेकिन बीजेपी पर सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी दबाव बना रहे हैं और पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल हरियाणा बीजेपी और जेजेपी आमने सामने आ गए हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, जानेंगे रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1.5 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन अभी से राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि इसी मुद्दे के चलते हिमाचल की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई। ऐसे में विपक्ष तो इस मुद्दे को जोरों से उठा ही रहा है। अब बीजेपी के सहयोगी भी इस मुद्दे को उठाने लगे हैं। खासकर हरियाणा में बीजेपी सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने भी ओपीएस की मांग उठा दी है। वहीं भाजपा का रुख क्लियर है कि वो ओपीएस के बजाय नेशनल पेंशन स्कीम पर ही अड़िग है। सरकार के रवैये को देखते हुए हरियाणा में कर्मचारी सड़कों पर आने के लिए तैयारी कर चुके हैं, जिसे देखते हुए जेजेपी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ओपीएस की मांग का समर्थन कर कर्मचारियों के आगे अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। लेकिन इससे हरियाणा बीजेपी की दिक्कत बढ़ गई है। दरअसल ये दिक्कत हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस ऐलान के बाद ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें उन्होंने ओपीएस लागू करने की घोषणा की। अब सुक्खू के ऐलान के बाद हरियाणा में कर्मचारियों ने सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 25 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन बीजेपी सरकार का अड़िग रवैया जेजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। यही वजह है कि जेजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। राज्य में ओपीएस की मांग और बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के चलते जेजेपी अब बीजेपी से दूरी बना रही है। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और अब राज्य के कर्मचारी खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मोर्चा तो दिल्ली सरकार ने खोल दिया है उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ। और आज विधानसभा के दौरान आप विधायक ने एलजी पर गंभीर आरोप लगा दिया। तो विधानसभा सत्र में कैसा रहा आज का दिन, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 3 दिवसीय विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में आज भी विधानसभा सत्र में विपक्ष ने केजरीवाल सरकार का जबरदस्त विरोध किया। आज सत्र के दौरान आप विधायक ने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डी लहराई। उन्होंने दावा किया कि ये रिश्वत से मिले पैसे हैं। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग आदि की भर्ती के लिए टेंडर निकला है। सरकार का क्लॉज है कि 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े स्तर पर पैसे की उगाही होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खरीदने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही दावा किया कि इसकी जानकारी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को है। गोयल ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत एलजी से की तो उन्होंने अनसुना कर दिया। यानी आज फिर आम आदमी पार्टी ने सदन में एलजी का घेराव किया। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने यमुना में प्रदूषण को लेकर हंगामा किया। विधायक बेल तक पहुंच गए, जिसके बाद विधायक अनिल वाजपेयी और विधायक ओपी शर्मा को मार्शल आउट किया गया। बीजेपी के सभी विधायक सदन से बाहर आ गए और यमुना के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सत्र के दौरान दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। दिल्ली में प्रदूषण ने आम जनता की मुश्किल बढ़ा रखी है, तो वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में पड़ी दरारों से जनता परेशान है और ये मुश्किल दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। तो अब क्या है वहां के हालात, जानेंगे रिपोर्ट में। जोशीमठ में 23 और घरों में दरारें आ गई हैं। मंगलवार तक सर्वे टीम ने 849 घरों को
दरारों वाला क्रॉस मार्क लगाया था। इनमें से 155 निजी भवन और 10 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से असुरक्षित माना गया है। इस कारण अभी तक इनमें रहने वाले 237 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिया गया है। विस्थापित परिवारों में से 58 किराए के मकानों में रहने पहुंचे हैं, बाकी को सरकार की तरफ से सुरक्षित जगहों पर ठहराया गया है। इस बीच दर्द और बेबसी की एक और तस्वीर सामने आई है। विस्थापित कई परिवारों को प्रशासन ने होटलों में ठहराया है, लेकिन परेशानी ये है कि एक ही कमरे में 3-3 परिवारों को ठूस दिया गया है। वहां सोने तक के लिए जगह नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन महिलाओं को हो रही है जिनके बच्चे छोटे हैं। इस बीच जमीन धंसने से भगवान बद्री विशाल के खजाने को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो बद्रीनाथ धाम का खजाना पीपल कोटी में मंदिर समिति के निरीक्षण में भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मंगलवार को तय किया गया था कि जोशीमठ में सबसे निचले हिस्से में बसी जेपी कॉलोनी में भविष्य के खतरों को देखते हुए असुरक्षित घरों को आज तोड़ा जाएगा। जोशीमठ में 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी के साथ 3 दिन हल्की बारिश भी हो सकती है। जोशीमठ में अगर लगातार 4 से 5 दिन बर्फ गिरती है तो जिन घरों और इमारतों में लोड सहने की क्षमता नहीं है, उनके गिरने की ज्यादा संभावना है। ऐसे में जोशीमठ में भारी तबाही आ सकती है। बर्फबारी और बारिश के कारण घरों में दरारें और ज्यादा गहरी हो सकती हैं और जमीन धंसने का खतरा भी बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को चमोली जिला प्रशासन ने बुलेटिन जारी कर बताया था कि प्रभावित इमारतों की संख्या 288 से बढ़कर 849 हो गई है। बुलेटिन के अनुसार रवि ग्राम वार्ड में सबसे अधिक 161 मकानों में दरारें आई हैं। इसके बाद गांधीनगर के 154 घरों का नंबर आता है, जहां सबसे अधिक निवासियों को रेस्क्यू किया गया है। इधर जोशीमठ ने सरकार की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ छिड़े आंदोलन की। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी गिरामी पहलवान जुटे, लेकिन यहाँ कोई कुश्ती का मुकाबला नहीं हो रहा है, बल्कि ये पहलवान विरोध प्रदर्शन को लेकर डटे हुए हैं। आखिर क्या है कुश्ती के इन दिग्गज खिलाड़ियों की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज कुश्ती के चैंपियन का सब्र टूट गया। देश के मशहूर पहलवान आज जंतर मंतर पर जुटे और भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने WFI पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए बृजभूषण को अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की है। जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सोनम मलिक, संगीता फोगाट और विनेश फोगाट समेत कई दिग्गज पहलवानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, फेडरेशन से है। खिलाड़ी अब फेडरेशन की जबरदस्ती नहीं सहेंगे। हम रेसलिंग के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पूनिया ने कहा कि फेडरेशन का काम खिलाड़ियों का साथ देना, उनकी खेल की जरूरतों का ध्यान रखना होता है। अगर खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी है तो उसका निदान करना फेडरेशन का काम है, लेकिन अगर फेडरेशन ही खिलाड़ियों के लिए समस्या खड़ी कर दे तो उसके लिए क्या किया जाए। अब लड़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने ट्वीट किया, खिलाड़ी पूरी मेहनत करके देश के लिए मेडल लाते हैं, लेकिन फेडरेशन ने हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। मनचाहे कानून लगाकर खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा है। इस बीच विनेश फोगाट ने फेडरेशन के अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने कहा कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से मिलना आसान है, लेकिन फेडरेशन अध्यक्ष से मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये प्रदर्शन अध्यक्ष की बर्खास्तगी तक चलता रहेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही।